नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग बातें कर रहे थे जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में। कॉग्निटिव थ्योरी में जितने भी पियाजे ने कॉन्सेप्ट दिए हैं उसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंतर्गत ही क्या आते हैं, 4 स्टेजेज आते हैं, जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत परिचित होंगे, फैमिलियर होंगे। हम उसके बारे में बात करेंगे, जो डेवलपमेंटल स्टेजेज की बात उन्होंने किया है उसके बारे में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे, जिसमें हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंटल स्टेज की। स्टेजेज की बात करेंगे। कितने स्टेजेज हैं? तो इन्होंने 4 स्टेजेज की बातें करी हैं। जो डेवलपमेंट आपका होता है, किसका डेवलपमेंट? कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, कॉग्निशन का डेवलपमेंट होता है। वो चूँकि मैच्योरिटी और एज पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए क्या होता है, जो भी आपका कॉग्निशन या जो बौद्धिक क्षमता का विकास होता है वो जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है उसके अनुसार ही क्या होता है, जो मेंटल एबिलिटी हैं या जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी हैं उसमें भी क्या होता है, विकास होता है। आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ता है, स्टेजेज बढ़ते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, कुछ कुछ ऑपरेशंस जो होते हैं, जो मेंटल ऑपरेशंस होते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, मास्टरी गेन करने लगते हैं या महारत हासिल करने लगते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला एज होता है, स्टेज होता है, वो होता है, जो पहला स्टेज होता है वो होता है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए, कुछ बातें हैं जो ध्यान रखना है। नाम तो आपको पता होना ही चाहिए। नाम के साथ साथ आपको पता क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एज। ये 0 से 2 इयर्स का होता है। ठीक है, 0 से बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद से कितने साल तक का, 2 साल तक का जो स्टेज होगा वो क्या होगा, सेंसरी मोटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं संवेदी, गामक बोलते हैं, पेशीय बोलते हैं। ठीक है, अवस्था। देखिए, नाम हिंदी में क्या होता है कि थोड़ा सा अंतर आ सकता है, तो आप इंग्लिश में टर्म याद रखें। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज क्या हो गया, संवेदी पेशीय अवस्था। अब चलिए बात करते हैं इसकी इस स्टेज में किस तरह की विकास होते हैं, किस तरह से बच्चा क्या करता है, एक्टिविटी करता है, किस तरह से चीज़ों को देखता है, सीखता है। ठीक है, तो इस अवस्था में एक बच्चा अपने सेंसरी ऑर्गन क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स के माध्यम से ही क्या करता है, चीज़ों को सीखता है, देखता है। इसमें क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन्स के हेल्प से। दूसरे में क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शंस के माध्यम से सीखता है। आप देखेंगे बच्चा क्या करेगा, जैसे ही उसको टच करते हैं बच्चा क्या करेगा, हाथ पैर में मूवमेंट होना शुरू होगा। अगर उसको अच्छा टच होगा तो वो क्या करेगा, स्माइल करेगा। ठीक है, और फिर क्या होता है, जैसे जैसे बढ़ेगा एज वैसे वैसे क्या होगा, उसके हाथ पैर जो भी है या बॉडी पार्ट्स हैं उसमें क्या होंगे, एक्टिविटीज होने लगते हैं। और उसी के माध्यम से क्या होता है, वो चीज़ों के बारे में जानता है, समझता है, सीखता है। जैसे जितने भी ऑर्गन्स सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे ईयर, नोज, आपके टंग, आपके स्किन, इसके माध्यम से ही क्या करता है, आइज के माध्यम से क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन को लेता है और उसी के माध्यम से वो रिफ्लेक्स एक्शन देता है और चीज़ों को सीखता है। ठीक है, रिस्पॉन्स वो रिफ्लेक्स एक्शन के माध्यम से करता है। ठीक है,
इस स्टेज की कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस का। ये क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, इसीलिए इसको याद रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस जिसको बोलते हैं वस्तु अस्थायित्व। इसमें क्या होता है कि बच्चे के सामने अगर आप कोई बॉल को या किसी भी वस्तु को छिपा देते हैं तो भी क्या होता है, उसको ऐसा लगता है कि वस्तु का जो एग्जिस्टेंस है वो है, प्रेजेंट है वस्तु। ऐसा नहीं है कि वस्तु उसके सामने से गायब हो गया तो अब वो ये सोचेगा कि वस्तु अब है ही नहीं या वो ख़त्म हो गया। वो वस्तु अगर उसके नज़र के सामने नहीं भी है फिर भी क्या करेगा, वो उसको ढूंढ लेगा, खोज लेगा। अगर मान लीजिए जैसे पियाजे साहब ने एक एक्सपेरिमेंट करा था बच्चों पे कि बच्चों के सामने उन्होंने एक बॉल को क्या किए, कंबल के अंदर डाल दिए, छुपा दिए। तो बच्चा क्या किया, कंबल के नीचे ढूंढना शुरू किया, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वस्तु जो है वो कंबल के नीचे है। और ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो गुण होता है ये बच्चे में कब आना शुरू होता है, तो ये 8 या 8 मंथ्स में क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस के गुण आ जाते हैं। उससे पहले नहीं होता। वैसे मॉडर्न जो स्टडी हो रही हैं उसमें बताया गया है कि 4 से 7 मंथ के बीच में भी देखा गया है कुछ बच्चों में। तो देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं, कुछ बच्चों में बौद्धिक जो क्षमता होती हैं वो थोड़ा जल्दी डेवलप हो जाता है, कुछ बच्चों में थोड़ा लेट से होता है। लेकिन जो एवरेज बातें हैं, एवरेज जो हैं वो क्या है, 8 मंथ्स में आने शुरू होते हैं। उससे पहले क्या होता है कि उससे पहले होगा कि जैसे बोलते हैं ना कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि अगर नज़र से हट गया तो दिमाग से भी हट गया। लेकिन क्या होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस में कि बच्चा चीज़ों को ढूंढ लेता है। ठीक, अब देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस का इम्पोर्टेंस क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस के माध्यम से ही बच्चा क्या होता है, वो सिंबल्स को डेवलप करना सीखता है, इमेजेस बनाना सीखता है, और वो फर्दर जो स्टेजेज हैं उसमें वो चीज़ें डेवलप होती हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण होना बच्चों में एक तरह से सिंबल है कि बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, बौद्धिक विकास हो रहा है। ठीक है, और इसी की वजह से आगे चल करके इमेजिनेटेड थिंकिंग होते हैं, सिंबल्स क्रिएट होते हैं, बच्चे तरह तरह के चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, स्टोर करना शुरू करते हैं। सोचने की कह सकते हैं क्षमता यहीं से डेवलप होती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में आपने सीखा, जाना। चलिए अगले स्टेज की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला स्टेज कौन सा है, तो अगला स्टेज है आपका जिसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रिया अवस्था या संक्रियात्मक अवस्था। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और इसका एज क्या है, किस एज में ये बच्चों में देखने को मिलता है, चलिए देख लेते हैं। इसका जो एज है वो है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष, ठीक है, तक के जो बच्चे होते हैं उसको किस स्टेज में रखा गया है, प्री ऑपरेशनल या पूर्व संक्रिया अवस्था में रखा गया है। चलिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। इसको भी क्या किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला उसको बोलते हैं प्री कंसेप्चुअलाइज्ड
स्टेज, ये होता है 2 साल से लेकर के 4 साल का। और दूसरा होता है, उसको बोलते हैं इंट्यूटिव स्टेज, और ये होता है 4 से लेकर के 7 साल का। ठीक है, चलिए तो यहां पे देखें प्री कॉन्सेप्चुअल, जिसको प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था बोलते हैं, और इंट्यूटिव को क्या बोलते हैं, अंतःदर्शी अवस्था बोलते हैं। ठीक, इसके गुण देख लीजिए कि इसमें किस तरह के संज्ञानात्मक विकास होते हैं, किस तरह के ऑपरेशंस आप करना शुरू करते हैं इस अवस्था में। ठीक है, तो इस प्री कॉन्सेप्चुअल में क्या होगा कि आप में जो गुण होंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट गुण होंगे वो होंगे एनिमिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीववाद। अब चलिए जीववाद क्या है देख लीजिए। देखिए जीववाद या एनिमिज्म में क्या होता है कि आप एक बच्चे को देखते होइएगा कि बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेलता है, तो वो क्या करता है, बच्चे को भी सुलाने की कोशिश, बच्चा भी क्या करेगा, अपने गुड्डा गुड़िया को जब खेलता है उसके साथ तो क्या करता है, उसको भी सुलाने की कोशिश करेगा, उसको भी खाना खिलाने की कोशिश करेगा, उसको भी खाना खिलाएगा, या वो बोलेगा कि अगर उसका गुड़िया घास से गिर जा रहा है तो वो उसको सहलाएगा कि चोट लग गया है। इस तरह की जो एक्टिविटी होती हैं वो किसके कारण होता है, एनिमिज्म के कारण। और जीववाद में क्या होता है, बच्चा ये सोचता है कि जो वस्तुएं हैं उसको भी उसमें भी क्या है, उसमें भी जीव है, उसमें भी प्राण है, उसमें भी जान है। मतलब कि बच्चा सजीव और निर्जीव के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है। इसीलिए बच्चा हर निर्जीव को भी क्या करता है, वो सजीव समझता है। आप देखते होइएगा कि एक बच्चा रोड पे चलते हुए गिर जाता है तो वो ये बोलते हुए, ये आप सुनते होंगे ये कहते हुए बच्चे के मुंह से कि रोड ने उसे गिरा दिया, रोड ने उसे चोट लगा दिया। या फिर वो अगर किसी दीवार में टकरा जाता है, या फिर उसे गेट से चोट लग गई, या घर के किसी वस्तु से चोट लग गई, तो बच्चा क्या करता है, उसको मारने के लिए बोलेगा गार्जियन से कि आप इसे मारो, इसने मुझे चोट लगा दिया। ठीक है ऐसा क्यों होता है, ऐसा एनिमिज्म की वजह से होता है, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है। ठीक है, तो एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। किस स्टेज में होता है, वो होता है प्री कॉन्सेप्चुअल में। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस स्टेज की, उसमें क्या है, उसमें है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म या अहम केंद्रिता का गुण। अहम केंद्रिता का गुण भी बच्चों में क्या होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ईगोसेंट्रिज्म में क्या होता है कि बच्चा अपने ही आइडिया को, अपने ही विचार को क्या मानता है, सर्वोपरि मानता है। ठीक है, वो जैसा चाहता है उसी अकॉर्डिंग सब चाहता है कि सब लोग बिहेव करें। वो ये चाहता है कि अगर उसे कुछ खाने की इच्छा है तो सब लोग वही खाएंगे, दूसरा कुछ नहीं खाएंगे। अगर ऐसा होगा तो क्या करते हैं बच्चे, आप देखते होइएगा कि उसमें जिद्दीपना की गुण होते हैं, जिद्दी हो जाता है बच्चा, वो नाराज हो जाएगा, ज़मीन में लेटने पुटने लगेगा। तो ये सब देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ इसमें क्या देखने को मिलेगा कि मान लीजिए आप देखते होइएगा कि आप एक मदर हैं, या फिर एक देखते होइएगा कि एक मदर के गोद में जब छोटा बच्चा, कोई दूसरा छोटा बच्चा जा कर के बैठता है, तो जो इस स्टेज के बच्चे होते हैं उनका जो अपना बच्चा होता है वो क्या करता है, आकर के उस बच्चे को हटाने लगता है, उसको मारने लगता है। ठीक, या फिर वो रोने लगेगा। तो ये सब क्या होता है, अहम केंद्रिता का क्या होता है, गुण होता है। ठीक है, और ये डेवलप किस में होता है, प्री कॉन्सेप्चुअलाइज्ड स्टेज में होता है। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म के कुछ गुण यहां भी देखने को मिलता है, किसमें, कहां पे देखने को मिलता है,
इसमें भी देखने को मिलता है, संवेदी पेशीय या सेंसरी मोटर स्टेजेज में। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं, इंट्यूटिव स्टेज में क्या होता है। तो जो इंट्यूटिव स्टेज है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस स्टेज में क्या होता है, जो थिंकिंग होता है, किसमें, प्री कॉन्सेप्चुअलाइज्ड स्टेज में जो थिंकिंग होती है, मतलब जो चिंतन होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो चिंतन हमेशा किस फॉर्म में होता है, इसमें सिंबल्स के फॉर्म में, सिंबल्स के फॉर्म में इसी स्टेज में होता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बच्चे जो थिंकिंग करते हैं सिंबल के फॉर्म में, वो किस स्टेज में करते हैं। तो वो आपको याद रखना है किस स्टेज में करते हैं, प्री ऑपरेशनल। अगर आया ऑप्शन तो प्री ऑपरेशनल मारेंगे आप। अगर प्री ऑपरेशनल ना आकर के इसको भी अगर डिवाइड कर दिया, अगर दे दिया कि प्री कॉन्सेप्चुअलाइज्ड स्टेज में, तो आप ये ऑप्शन देंगे इसके लिए। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। चलिए अगला चलते हैं, इंट्यूटिव स्टेज में क्या गुण आते हैं बच्चे में। ठीक है, तो इंट्यूटिव जो स्टेज होता है उसमें बच्चे में क्या डेवलप होता है, बच्चा सिंपल, जो कह सकते हैं कि रोट मेमोरी के आधार पे चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो रोट मेमोरी के आधार पे चीज़ों को सीखेगा, नियमों को सीखेगा। ठीक है, रोट मेमोरी के आधार पे, जैसे मान लीजिए आपने बच्चे को 2+3 दे दिया। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, 2+3 और ये बीच का जो सिंबल है उसके मतलब को, उसके पीछे नियम को नहीं समझ पाएगा। वो क्या करेगा, 2+3 बराबर 5 होता है, इज इक्वल टू अगर 5 है तो बच्चा याद कर लेगा। लेकिन बच्चे को जैसे ही आप 3+2 देंगे, बच्चा इसका आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि बच्चा जो होता है वो पलटावी के गुण को समझ नहीं पाता है। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी की जो गुण होती हैं वो बच्चे में डेवलप नहीं हुई होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी का गुण होता है। दूसरा, बच्चा नियम और रूल को नहीं समझ पाता, रूल्स नहीं समझ पाता। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बच्चा मनी, ठीक है, मनी के साथ साथ वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या हो गया कि अगर दो चीज़ें एक ही कह सकते हैं कि मात्रा में पानी अगर या शरबत दो बर्तन में रखा हुआ है, तो वो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि किस में ज़्यादा है किस में कम है। ठीक है, वॉल्यूम, मनी, एरिया, ये सब कॉन्सेप्ट जो है ये बच्चा नहीं कर पाता है। ठीक है, किस स्टेज में, इंट्यूटिव में ये सब गुण उसमें नहीं होते हैं। इरिवर्सिबिलिटी का गुण होता है। ठीक है, अगर रिवर्सिबिलिटी का गुण होगा तो नहीं होगा। ठीक है, जिसको अपलटावी का गुण भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, इस पीरियड की बातें और करते हैं, इसको हटा देते हैं। इसमें क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि इरिवर्सिबिलिटी का गुण होगा। ठीक है, जिसको ये होता है।
दूसरा इसमें क्या गुण होता है, तो बच्चे हाइट, मनी, जैसे मान लीजिए कि आपने बच्चे को 2000 का नोट दिया और बच्चे को आप क्या कर रहे हैं, 10-10 का 2000 का नोट उसको आप 200 दे दे रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा या फिर वो समझ नहीं पाएगा कि ज़्यादा कौन सा है। वो जिसको अमाउंट में ज़्यादा देखेगा, जो ज़्यादा उसको लगेगा वही उसके लिए ज़्यादा होगा भी। ठीक है, तो मनी, हाइट, वॉल्यूम, एरिया, इसके कॉन्सेप्ट को वो नहीं समझ पाता। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया। मैंने बताया सिंबल के माध्यम से इसी स्टेज में सीखते हैं। एक बार सबको समराइज कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं, सिंबल के फॉर्म में चीज़ों को थिंकिंग करते हैं या समझते हैं। ठीक है, इसी स्टेज में और क्या गुण है वो देख लीजिए। तो इसी स्टेज में क्या होता है, बच्चे में सेंट्रेशन का गुण होता है। सेंट्रेशन का गुण होता है मतलब कि एक छोटा बच्चा को आप मान लीजिए ये ग्लास है, इसमें इतना भरा हुआ है पानी मान लीजिए या शरबत, और एक ऐसा बर्तन है, ठीक है, जिसमें इतना है। ठीक है, मान लीजिए दोनों में बराबर हो तो बच्चा किसको लेगा। तो आप देखते होंगे अपने घर में भी बच्चा क्या करता है, जो जिसमें उसको ज़्यादा लगता है उसने क्या किया, एक ही डायमेंशन को देखा, उसने सिर्फ इसको देखा, एक ही डायमेंशन को देखेगा कि ये बड़ा लग रहा है तो इसमें ज़्यादा है और फिर वो इसको सेलेक्ट करेगा। ये क्या होता है, सेंट्रेशन में क्या होता है कि आप सिर्फ एक पहलू पे ध्यान देते हैं। सेंट्रेशन में एक ही डायमेंशन पे कंसंट्रेट कर पाते हैं। ठीक है, कंसंट्रेट आप कर पा रहे हैं या एक ही चीज को आप समझ पा रहे हैं, दोनों चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप में गुण किस स्टेज में देखने को मिलता है कि सेंट्रेशन का गुण है, सिंबल है, इरिवर्सिबिलिटी है, हाइट, मनी, वॉल्यूम, एरिया, ये सब के कॉन्सेप्ट को आप समझ नहीं पा रहे हैं। किस स्टेजेज में होते हैं, ये होते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल के बच्चे में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं क्या होता है गुण। तो अगला एक गुण होता है जिसको बोलते हैं सेरिएशन का गुण। अब देखिए सेरिएशन में क्या होता है कि आप अरेंज नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कि हाइट के अकॉर्डिंग आपको दे दिया गया, हाइट आपको कुछ सामान दे दिया गया जो हाइट में या फिर ब्रीथ में या फिर लेंथ किसी तरह से उसको रीअरेंज करने के लिए उसको अगर कहा जा रहा है तो बच्चा इसको रीअरेंज नहीं कर पाता है। किस स्टेज में, प्री ऑपरेशनल में। मतलब सेरिएशन में क्या होता है कि आप सीरीज में उसको लगा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में वो क्या करेगा, वो उसको अरेंज सीरीज में अरेंज नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने देखा कॉन्सेप्ट किस में डेवलप होते हैं, किस में आपको क्या नहीं देखने को मिलता है, किस तरह की विकास होती हैं, ये आपने देखा प्री ऑपरेशनल स्टेज में। आगे चलिए अगला चलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। एक चीज ध्यान रखिएगा यहां पे कि ये जो सेंट्रेशन का गुण होता है, इसी की वजह से बच्चा क्या नहीं समझ पाता है, बच्चा कंजर्वेशन या जिसको संरक्षण बोलते हैं, के गुण को नहीं समझ पाता। ठीक है, बच्चा अगर कंजर्वेशन के गुण को नहीं समझ पा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, वो सेंट्रेशन ही होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा कंजर्वेशन के गुण को भी नहीं समझ पाता। किस स्टेज में, पूर्व संक्रिया अवस्था में, ये ध्यान रखना है। और कंजर्वेशन के गुण को क्यों नहीं समझ पाता है, वो कंसंट्रेशन की वजह से, सेंट्रेशन की वजह से। क्यों, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ
एक ही डायमेंशन पे क्या किया है, फोकस करता है। उसका इतना जो स्पैन ऑफ अटेंशन है या जो कंसंट्रेशन है वो इतना विकसित नहीं हुआ है जिसकी वजह से वो सारे डायमेंशंस को समझ सके। इसी की वजह से कंजर्वेशन के गुण को भी नहीं समझ पाता है। ठीक है, संरक्षण के गुण को नहीं समझ पाता है कि किस में ज़्यादा है किस में कम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगले स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला स्टेज है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये होता है 7 साल से लेकर के 11 साल की अवस्था होती है, एज होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पियाजे की थ्योरी में जो बातें बताई गई हैं उसमें क्या है कि जो पहले स्टेज में आप नहीं समझ रहे होते हैं वो अगले स्टेज में आप समझने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड आप में धीरे धीरे, चूंकि एक तो एक्सपीरियंस से आपका क्या होता है, स्कीमा डेवलप होता है, और दूसरा स्कीमा डेवलप होता है और साथ ही साथ मैच्योरिटी भी आपकी बढ़ती है। इसीलिए क्या होता है, आप चीज़ों को अगले स्टेज में सब समझने लगते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि जो पहले के स्टेजेज में गुण आपको नहीं समझ में आ रहे थे वो अगले स्टेज में क्या होता है, आप समझने लग जाते हैं। ठीक है, तो तीसरा जो है उसको बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये होता है 7 साल से लेकर के 11 साल का, और इसको हिंदी में बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए इसमें क्या है, पहले वाले जो भी है, ठीक है, प्री ऑपरेशनल के वो सारे गुण प्री ऑपरेशनल के इसमें क्या होते हैं, आ जाते हैं आप में। ठीक है, प्री ऑपरेशनल वाले सारे गुण इसमें आ चुके हैं। इसके अपने कुछ क्या होते हैं, चीज़ें हैं जो आप नहीं समझते हैं, उसको देखिए। इसमें क्या होता है कि आप नियम को समझने लगते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट थे प्री ऑपरेशनल के वो तो आप समझने ही लगते हैं। इसमें क्या होता है कि जो डिडक्टिव रीजनिंग होती हैं वो आप में नहीं आती हैं, मतलब कि ये इंडक्टिव रीजनिंग का स्टेज है। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग का स्टेज है। आप इंडक्टिव रीजनिंग करने लगे, मतलब कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि इस स्टेज में, इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से एक इन्फॉर्मेशन आप निकाल पा रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन आप निकाल पा रहे हैं। ठीक, इंडक्टिव होते हैं। अगला क्या होता है कि इसमें आपके पास जो दिखने वाले रूल्स हैं, जैसे जो वस्तु दिख रही हैं उसी के बारे में आप क्या कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं और नियम को समझ रहे हैं। मतलब जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उसी से रिलेटेड आप क्या कर रहे हैं, नियम को, या कह सकते हैं कि जो विजुअल है उसी आप नियम को समझ पाते हैं। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग को ही क्या बोलते हैं, आगमनात्मक रीजनिंग भी बोलते हैं, आगमनात्मक तर्कना। ठीक है, ये स्टेजेज होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं इसमें कि आप जितने भी आपके, जैसे क्या है, संरक्षण के नियम, जो चीज़ें आप पहले ही भी देख चुके हैं कि संरक्षण के नियम है, संबंध है, या फिर जो वर्गीकरण है। ठीक है, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण लिख देता हूँ, वर्गीकरण, या फिर आप जो संबंध है दो कॉन्सेप्ट के बीच में या फिर दो वस्तुओं के बीच में वो, और फिर क्या होता है संरक्षण। इस नियम को आप समझने लग जाते हैं, या उसी का स्टेज है। कौन सा है, कंक्रीट ऑपरेशनल है। मूर्त इसलिए कहा गया है कि जो चीज़ें आपको विजिबल है, दिख रही हैं, आप उसी से रिलेटेड नियम्स को भी आप क्या कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस स्टेज में। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है, आप उदाहरण आपको दे करके समझाने की कोशिश की जाती है। मतलब उदाहरण
के आधार पे ही आप चीज़ों को क्या करते हैं, उदाहरण के आधार पे आप नियम को समझते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, ये चीज़ें आपको दिख गई, ये चीज़ें सारे आप समझ गए हैं, और जितने भी पहले के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो चीज़ें आप समझने लगते हैं। ठीक है, चलिए अगले स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेज क्या कहती है, किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, चौथा स्टेज को क्या कहा जाता है, चौथे स्टेज को कहा जाता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, या उसको बोलते हैं हिंदी में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रिया अवस्था, जिसमें आप छिपे हुए नियम जो होते हैं आप उसको भी क्या कर जाते हैं, समझने लग जाते हैं। ठीक है, जो आपके फोर्थ स्टेजेज हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या जिसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक या संक्रिया अवस्था। ये कितने साल का होता है, तो ये होता है 11 साल से परिपक्वता तक, मतलब एडोलेसेंस पीरियड तक। कभी कहीं कहीं आप देखेंगे आपको 15 साल भी दिख जाएगा, ठीक है, लिखा हुआ, लेकिन ये जनरली क्या होता है, परिपक्वता या फिर जो एडल्टहुड का स्टार्ट होता है या फिर एडोलेसेंस का लास्ट होता है वहाँ तक। ठीक है, तो ये स्टेजेज हैं, वहाँ तक आपको दिखता है 11 साल से परिपक्वता या 15 साल तक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें क्या गुण होते हैं, तो जैसा मैंने पहले बताया कि पहले के जो तीनों स्टेजेज होंगे उसके सारे गुण इसमें क्या करेंगे, आ जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसका अपना गुण क्या होगा, इसमें हाइपोथेटिकल थिंकिंग शुरू हो जाएंगी। हाइपोथेटिकल मतलब होता है कि आप पहले से ही एक क्या करें, एक रिजल्ट तैयार कर ले रहे हैं और उसी के आधार पे आप क्या कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल में क्या होता है, इमेजिनेटेड थिंकिंग भी होती है। इमेजिनेटेड थिंकिंग का स्टेज है ये। वो था आपका क्या था, वो था इंडक्टिव, तो ये है आपका डिडक्टिव रीजनिंग का स्टेज है। इमेजिनेटिव मतलब कल्पनात्मक चिंतन बोलते हैं। ठीक है, और डिडक्टिव का क्या होता है, तो डिडक्टिव का होता है निगमनात्मक चिंतन। ठीक है, निगमनात्मक चिंतन इसमें होने लगते हैं। साथ ही साथ आप में क्या होते हैं कि आप अपने थिंकिंग में या चिंतन में मैनिपुलेशन करने लगते हैं, चिंतन में जोड़ तोड़ करना, मतलब इसको बोलते हैं कि आपकी जो थिंकिंग है, थिंकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग। ये भी किस स्टेज में आ रहे हैं, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आपको ये गुण देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जितने भी पहले के गुण हैं वो भी क्या हो रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। किसमें, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, जो 11 साल से ऊपर का होता है। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी बात करी जाए कि इस थ्योरी की, कि ये थ्योरी किस तरह से एजुकेशन में इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है। ठीक है, तो पियाजे की जो थ्योरी है, पियाजे की जो सिद्धांत है शैक्षिक
परिवेश में महत्व। देखिए महत्व में क्या है कि एक टीचर अगर ये समझ जाए कि किस एज में बच्चे का डेवलपमेंट, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, क्योंकि पढ़ने के लिए क्या चाहिए, पढ़ने के लिए कॉग्निशन डेवलपमेंट ही जरूरी है। तो अगर पता चल जाए एक टीचर को कि बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, वो किस तरह से हो रहा है, किस बच्चे का किस एज में विकास किस तरह का होता है, अगर ये टीचर को समझ में आ जाए तो टीचर क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो क्लास को आ करके क्लास में बच्चे को पढ़ाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, लेसन प्लान होगा। उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, लेसन प्लान होगा। उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, यूनिट प्लान होगा। और उसी के अकॉर्डिंग क्या है, करिकुलम जो स्कूल के होते हैं वो क्या किए जाते हैं, करिकुलम डेवलप होंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि बच्चा आसानी से क्या करेगा, इजीली चीज़ों को सीखता जाएगा। इजीली क्या होगा, चीज़ों को लर्न करेगा, वो चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, एक टीचर को ये पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि किस एज में किस बच्चे का किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, किसका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक टीचर क्या करता है, आकर के क्लास में क्या करता है, लेक्चर या वो बच्चे को क्या करता है, शिक्षा देता है। ठीक है, टीचिंग करता है वो। अब मान लीजिए एक बच्चा 5 साल का है और उसको आप जोड़ घटाव से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स या जटिल चीज़ें आप उसको दे देंगे, नियम दे देंगे, और फिर अगर बच्चा गलती करेगा तो उसके लिए अगर आप उसको पनिश करेंगे तो कहीं ना कहीं एक टीचर की फेल्योर है यहाँ पे, कि हो सकता है कि उस बच्चे का भी डेवलपमेंट हुआ नहीं है। क्योंकि बच्चे का जो नियम का डेवलपमेंट हो रहा है वो 7 साल से 11 साल वाले में जाने के बाद हो रहा है। वो गणित के नियम को समझ रहा है कब, 7 साल से 11 साल में। और आप 6 साल 5 साल में उसको क्या कर रहे हैं, आप बच्चे को गणित का नियम सिखा रहे हैं, नियम बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे उसको सीख नहीं पाएंगे, गलतियां ज़्यादा होंगी, त्रुटि ज़्यादा होंगी। और उसके लिए अगर उसे पनिश करेंगे तो हो सकता है कि बच्चे के मन में एजुकेशन और पढ़ाई से मन हटना शुरू हो जाए, ये एक कारण हो सकता है। तो इसीलिए टीचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टीचर इस थ्योरी को, स्टेजेस को पढ़ें और उसी के अकॉर्डिंग क्या करें, वो क्लास में जाकर के शिक्षा दें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं इन फ्यूचर, तो आपको भी ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप बच्चे को जब ट्रीट करेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, तो किस ढंग से आप पियाजे की थ्योरी को फॉलो करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग एक और कॉग्निटिव थ्योरी की बात करेंगे और इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इसको रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, मैंने सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं और इसी से क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, जो बातें मैं कहता हूं उसको अगर समझेंगे, सुनेंगे, तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ एक चीज़ें क्या है कि जो कॉग्निटिव थ्योरी है पियाजे ने दी है, उसमें ये जो ड्रॉबैक है इस थ्योरी की, उसमें ये कहा गया है, पियाजे ने कहा है कि हर जो स्टेज है वो पहले स्टेज से अलग है, इंडिपेंडेंट है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब आप अगला जो कॉग्निटिव थ्योरी है वो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ड्रॉबैक कहाँ रह गई हैं और कहाँ पे नेक्स्ट थ्योरी का लिमिट क्या, इस थ्योरी की लिमिट क्या है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।